Hello children, today we are going to start our lesson of our first lesson in the history section for class 10th in part 3, the age of revolution in 1830 to 1848. In the time of 1830, as the conservative regimes tried to consolidate their power, they always opposes by the nationalism and liberalism idea, who peoples are associated with the revolution in many regions of Europe, Germany, Ireland, and Poland. And these were also started in France in July 1830 from Brussels. Then it leads to the Belgium, then UK, then Netherlands in 1830. And lastly, it led to the Treaty of Constantinople in 1832. इट मीन्स बच्चों देखो, ये जो एज ऑफ रिवोल्यूशन थी, क्रांति का युग था, वो 1830 से स्टार्ट हो जाता है। इस समय जो बहुत सारे कंजर्वेटिव्स लोग थे, वो लोग सोचते थे कि वो मोनार्कियल पावर को, यानी कि जो राजतंत्र था उसको कंसोलिडेट करेंगे, उसको दोबारा से लाएंगे। लेकिन इनका अपोजिशन करते हैं वो पीजेंट फार्मर्स ग्रुप्स के लोग और एजुकेटेड पीपल, मिडिल क्लास के, जो कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं। वो मिलकर के जो जो लोग चाहते थे राष्ट्रवाद आए, आज़ादी सबको मिले। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और आज़ादी। तो उसके लिए हर एक राष्ट्र जो है क्या करता है, वहाँ के लोग जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, जो पीजेंट है, फार्मर्स हैं, वो रिवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्रांति करना कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं हर जगह। और ये विद्रोह हर जगह उसमें यूरोप, जर्मनी, आयरलैंड और पोलैंड, इन 4 रीजन को मिला करके बनती है ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पर बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले फ्रांस में होता है, उसके बाद में फ्रांस ये लीड करता है। जुलाई 1830 में ब्रुसेल्स से स्टार्ट करता है, फिर बेल्जियम जाता है, यूके जाता है, यूके में क्रांति के बाद नीदरलैंड आता है। इसके बाद लास्ट में ये जो पूरा ऑटोमन एम्पायर है, इसके थ्रू ये होते हुए ये क्रांति जाती है और बहुत तेज़ी से लीड करती है। इसमें बहुत सारे पोएट थे, आर्टिशंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, पीजेंट्स थे, मिडिल क्लास पीपल्स थे, प्रोफेशनल्स थे। इन सब ने एक इमोशनल फीलिंग को ज़्यादा प्रमोट किया और नेशनलिज्म के आइडिया को, नेशनलिज्म फीलिंग और रोमांटिक इमेजिनेशन को ज़्यादा प्रमोट किया। और प्रमोट किया कैसे? स्टोरीज़ के थ्रू, फोक सॉन्ग्स और फोक म्यूज़िक के थ्रू, पोइट्रीज़ के थ्रू। ये लोग कहते थे कि रीजंस और साइंस, इसके ग्लोरिफिकेशन को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है और जो हम लोग बुद्धि इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तर्क वगैरह, तार्किक शक्ति को इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। उस समय उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों के अंदर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को जगाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना चाहते हैं, तो कैसे जगा सकते हैं? वो केवल तभी जगा सकते हैं जब लोगों के अंदर इमोशनल फीलिंग हो। और उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को, राष्ट्रवाद के आइडिया को लोगों की इमोशनल फीलिंग से अटैच किया। ये इस तरीके से होते हुए जो 1832 में ये जो युद्ध हुआ, ये जो लड़ाई हुई नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, ये एक ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। इस समय ये ट्रिटी होकर के ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था, ये अभी भी वहाँ के जितने भी मेन जो फिलोसफर्स थे, एक फिलोसफर हुए जर्मनी में, जोहान गॉटफ्राइड फ्राइड हर्डर, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है डास वोक। उसमें उन्होंने कहा कि जो जर्मन कल्चर है, उसमें उसकी लैंग्वेज को अप्लाई करके फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स को के थ्रू लोगों में के अंदर जो है वो आइडिया को जनरेट किया जा सकता है कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद लोग कैसे समझे। तो हम उसको फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स, यानी कि लोकगीत और लोक कहते हैं कहानियों के माध्यम से जर्मन लैंग्वेज में ही लोगों को बताएंगे। और इस तरीके से उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया। इससे नेशनलिज्म स्पिरिट बढ़ी। लेकिन इसमें एक और रिवोल्यूशन हुआ, 1831 की बात कर रहे हैं, तो पोलिश लैंग्वेज, वो जो पोलैंड में के लोग पोलिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन वहाँ पर चूंकि रशिया का अधिकार हो गया, तो रशियन लोगों ने क्या किया कि रशियन जो ऑटोक्रेटिक लोग थे, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को ज़बरदस्ती इम्पोज किया पोलैंड के ऊपर। लेकिन उस समय जो है वहाँ पोलैंड के जितने भी बहुत सारे कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पोलैंड के क्राइस्ट वगैरह थे, पोलैंड के जो प्राइस्ट थे चर्चेस में, वो एक सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे होते हैं और वहाँ एक मीटिंग करते हैं। और उस समय उन्होंने कहा कि हम हम रशियन लैंग्वेज को अपनी आधिकारिक लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। और उन्होंने लास्ट में वो अपनी चीज़ों पर डटे रहे। उसके लिए एक आर्म रेबलियन मतलब का यहाँ पर एक क्रांति भी हुई रशियन लैंग्वेज के अगेंस्ट। और लास्ट में जो है ये वहाँ पर उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को ही सबसे आगे रखा। हालांकि इस आर्म रेबेलियन में यहाँ तक कि पोलिश लैंग्वेज बोलने वालों के लिए जो है वहाँ पर
वहाँ साइबेरिया में रशियन अथॉरिटीज़ ने पनिशमेंट भी डिक्लेयर कर दिया कि जो लोग अपनी जो भी पुजारी लोग होंगे जो कैथोलिक चर्च वगैरह में होंगे, अगर वो अपनी प्रीच को अपने जितने भी भाषण होते हैं अगर उनमें क्या कहते हैं कि ये रशियन लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट भी दिया जाएगा। उसके बावजूद भी लोगों ने सुना नहीं और वो अपनी ही वर्नाकुलर लैंग्वेज को बार बार प्रमोट करते रहे। उस समय 1830 में एक और चीज़ हुई। 1830 में क्या हुआ बच्चों की इस समय इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजरा था पूरा यूरोप, क्योंकि वहाँ पर दो जगह जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी। एक तरफ तो वहाँ ड्रॉट था और पुअर हार्वेस्ट था, यानी कि फसल कम हुई थी, और दूसरी तरफ ये था कि लोगों पर टैक्सेशन बहुत बढ़ गया था। और मशीनरी युग आने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे। बहुत सारे लोग जो है अपने टाउन्स को, विलेजेस को छोड़ छोड़ के सिटीज़ में जाने लग गए थे ताकि उनको जॉब सीकर्स बन गए थे, जॉब मिले। लेकिन उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। हायर वेजेस हो गए थे उनके, उनके शॉर्टेस्ट हो गए थे, और जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत बढ़ गया था, फूड महंगा हो गया था। तो 1848 में जब ड्रॉट हुआ तो फूड की शॉर्टेज हो गई। फूड की शॉर्टेज होने से और एम्प्लॉयमेंट ना मिलने से जो पेरिस के लोग थे वो फ्रांस में वो बहुत ज़्यादा सड़कों पे उतर आते हैं और रेबल स्टार्ट करते हैं। उनके इस रेबल को देख करके वहाँ का जो राजा होता है लुइस फिलिप, वो उस समय वहाँ से भाग जाता है, और भागने के बाद क्या करता है कि वो अलग मोनार्कीज़ को ज्वाइन करता है। जो इस समय जब लुइस फिलिप वहाँ से चला जाता है भाग करके, तो वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बसती है फ्रांस में। अब नेशनल असेंबली ही नेशनल असेंबली में जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल होते हैं वो लोग उस नेशनल असेंबली के हायर ऑफिशियल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिपब्लिक प्रोक्लेम कर देते हैं कि हमारा जो फ्रांस है अब वो रिपब्लिकन बन गया है, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी वहाँ पे पहले मेल एडल्ट्स होते थे, वो 21 साल से ऊपर के जो मेल एडल्ट्स थे उनको पहले प्रॉपर्टी राइट दिया गया कि पहले उनको सफरेज राइट दिया गया कि उन्हीं लोगों को वोटिंग का अधिकार होगा जो कि 21 ईयर्स से ऊपर होंगे। उसके बाद ये अधिकार धीरे धीरे वीमेंस को भी दिया गया। वीमेंस के अगर उसमें देखें तो 4 जून 1845 को वीवर्स वहाँ पर क्या कहते हैं, वीवर्स थे। वीवर्स ने एक सिलेसिया में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट किया, और ये जो वीवर्स थे ये अपने घरों से निकल जाते हैं, और वहाँ का एक कॉन्ट्रैक्टर होता है एक मैनिसन के अंदर, एक मैनिसन मतलब एक किले के अंदर, तो उस पर वो आक्रमण कर देते हैं और वो उससे डिमांड करते हैं कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए। इस प्रकार के रिवोल्यूशन में क्या होता है कि रिवोल्ट में वो वीवर्स जीत जाते हैं। और 1848 में ये जो रिवोल्यूशन होता है, मतलब एक तो पुअर फार्मर्स का रिवोल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड मिडिल क्लासेस पीपल का, ये सब का एक साथ चल रहा होता है पैरेलल। पैरेलल चलने के बाद क्या होता है, ये सारे के सारे लोग जो है वो एक मीटिंग के लिए सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पर एक होती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, वहाँ की पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठे होते हैं, और वो कहते हैं कि हमें लिबरलिज्म का आइडिया चाहिए, हमको नेशनलिज्म का आइडिया चाहिए। और इस तरीके से वो ये भी डिमांड करते हैं वहाँ के पूरे पीजेंट फार्मर्स और जो मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं, एजुकेटेड पीपल की, हमें बोलने की आज़ादी मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारे अधिकारों के लिए प्रेस को फ्रीडम दी जाए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब हमें संगठन बनाने का अधिकार दिया जाए। इस तरीके से जब उनकी ये डिमांड आती है तो वहाँ का राजा होता है पर्शिया का किंग, वो होता है फ्रेडरिक विलम फोर्थ। वो उनकी भावनाओं को ना मानते हुए उनकी आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, और उसके बाद वहाँ से जो मोनार्की होती है उसको ज्वाइन कर लेता है। और मोनार्की लगातार जो है वो इलेक्टेड नेशनल असेंबली को अपोज कर रही होती है, इनकी बात को नहीं मानता। लेकिन सारी बात यह है कि जो यहाँ के लोग होते हैं, जो ये क्या कहते हैं कि एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी मांगों पर डटे रहते हैं, और लास्ट में जो है पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सारे के सारे नेशनल असेंबली के हाथ में आ जाते हैं। और इस तरीके से पहले जो है मेंस को सफरेज का राइट मिलता है, फिर उसके बाद में वीमेंस को मिलता है। वीमेंस भी अपने अधिकारों के लिए जो है बहुत सारे रिवोल्यूशंस करती हैं, वो भी अपनी आवाज़ को उठाती हैं, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स वगैरह में, मीटिंग्स वगैरह में अपनी बात को रखती हैं। और इस तरीके से फ्रैंकफर्ट की जो एक पार्लियामेंट बनती है उसमें, पहले आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ जो बाहर अंदर की वेल है इसमें सारे मेल्स हैं बैठे हुए और बाहर फीमेल्स हैं। फीमेल्स को पहले राइट नहीं दिया गया था कि वो अंदर आके अपनी बात को कहेंगे, लेकिन बाद में जो है बार बार वीमेंस के कहने पर 1848 में ये जो मोनार्की होती है वो टोटली वहाँ से हट जाती है। और जो मोनार्की आती भी है बाद में, वो आती है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, जो कि यहाँ पर लोगों को अधिकार देती है कि हैब्सबर्ग जो जर्मनी का एक इम्पोर्टेंट रूलर था,
वो वहाँ पर ये कहता है कि जितनी भी सर्फडॉम है, जो भी दास प्रथा है, बॉन्डेड लेबर है, इसको हटा दिया जाएगा। और अब पूरी जो ये जर्मनी है, यूरोप है, इटली है, फ्रांस है, इन सबको यूनिफाइड करने की बात की जाती है और सभी में नेशनलिज्म के आइडिया को पूरी तरीके से जो है लागू करने की बात की जाती है। अब हम बच्चों पार्ट 4 की थोड़ी बात कर लेते हैं इसमें, कि यहाँ पर जो जर्मनी और इटली है, ये दोनों उस समय जो है यूनाइट हो जाते हैं। यूनाइट होने के लिए थोड़ी सी कहानी इसमें थोड़ी सी आगे है, ये कि 1848 में जर्मनी जो है वो इटली के साथ अपने आप को यूनाइट करना चाहता है। तो यहाँ पे 3 वॉर होती हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के और पर्शिया के बीच में, जिसमें से जो पर्शिया है वो लास्ट में जीत जाता है और इनका लीडर बनता है ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क जो है कि होता है कि बहुत बड़ा फिलोसफर भी है और ये एक बहुत ही अच्छा आगे जाके किंग भी साबित होता है और ये अपनी लड़ाई को जारी रखता है। और ये जो वॉर है ये लगभग 7 ईयर्स तक चलती है। और 7 ईयर्स तक चलने के बाद में क्या होता है कि 18 जनवरी 1871 में जर्मन स्टेट्स के जो जितने भी आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पर्शियन मिनिस्टर से मिलते हैं और उसमें पर्शियन मिनिस्टर में ओटो वन बिस्मार्क होता है। वो वर्सलीज का जो पैलेस होता है उसमें इन लोगों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद इनकी बात को सुनता है और नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करता है, यानी कि वो इनकी बात को मान लेता है। और फिर उसके बाद में नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी के अंदर एक नेशन बिल्डिंग बनती है, मतलब नेशन बिल्टअप होता है, नेशनलिज्म के आइडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और पर्शियन स्टेट में जो डोमिनेंस होता है पावर का, उस समय द न्यू स्टेट प्लेज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन। हाँ, तो इस समय जो ये न्यू गवर्नमेंट आती है पर्शियन गवर्नमेंट, उसमें जो ओटो वन बिस्मार्क होता है वो उसका लीडरशिप कर रहा होता है। लेकिन ओटो वन बिस्मार्क कहता है कि मैं नेशनलिज्म के आइडिया को मानता हूँ और वो जर्मनी के साथ इटली को भी यूनाइट करता है। और इसमें में वो करेंसी को मॉडर्नाइज्ड करता है, वहाँ की करेंसी को बदलता है, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारता है, लीगल जुडिशल सिस्टम जर्मनी में था उसको सुधारता है और इस तरीके से पूरी जर्मनी में एक मॉडल बना के रख देता है कि जर्मनी में जो है वो नेशनलिज्म के आइडिया को बढ़ावा देता है, राष्ट्रवाद को। अब दूसरी बात है कि ओटो वन बिस्मार्क को इटली को कैसे यूनिफाइड करता है। जर्मनी की तरह इटली भी जो है इसकी भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की लॉन्ग हिस्ट्री है। यहाँ पर एक हैब्सबर्ग एम्पायर होता है। हैब्सबर्ग एम्पायर में मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर लिखा है, यानी कि मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सार्डिनिया है, पिडमोंट है, ये सब इनमें रूलिंग करते हैं इटालियन प्रिंसली हाउसेज। और नॉर्थ रीजन में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग होते हैं और सेंट्रल रीजन में पोप का अधिकार होता है और साउथर्न रीजन में यहाँ पर बोन किंग जो स्पेन का होता है उसका राज्य होता है। इटालियन लैंग्वेज को जहाँ पर बढ़ावा ज़्यादा नहीं दिया जाता है उस समय वो कॉमन फॉर्म में होती है, लेकिन बाद में ये रीजनल और लोकल वेरिएशंस के रूप में, यानी कि रीजनल और लोकल लैंग्वेज के रूप में वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, सॉरी इटालियन बोली जाती है। 1830 में गुसिपी मैजनी ये आइडिया देता है कि सभी लोगों को एक यूनाइट होना चाहिए और इटली को एक रिपब्लिक कंट्री यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर देना चाहिए। उस समय गुसिपी मैजनी क्या करता है, दो दल बनाता है जिसमें यंग इटली होता है और यंग यूरोप होता है। तो यंग इटली में क्या करता है कि वो अपने गोल्स को रखता है। ये रिवोल्यूशन उसका पहले तो फेल हो जाता है 1831 में, लेकिन 1848 में दोबारा से क्या कहते हैं कि सार्डिनिया और पोडेमोंट वो अपने आधिकारिक रूप में वापस आते हैं और इनका जो किंग बनता है वो होता है विक्टर इमैनुअल सेकंड। वो इटली को यूनिफाई करने में सक्षम होता है और इटली को दोबारा से यूनिफाई करता है। और इस तरीके से देखें तो यहाँ पर रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, यानी कि जो इस समय यहाँ पे इस रीजन में जो रूल करने वाले एम्परर थे वो यूनिफाइड इटली यानी कि इटली का एकीकरण कर देते हैं। इटली के जो तो 7 स्टेट्स हैं उनको सबको एक ही में मिला देते हैं, जिसमें पेडिमोंट स्टेट भी मिल जाता है। और वो कहता है कि जब ये स्टेट आपस में मिल जाएंगे तभी इनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकेगा। अब इस समय यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं कैवोर जो होते हैं वो इस इटली को यूनिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये भी एक मूवमेंट करते हैं। और साथ ही में यहाँ पर 1860 में ये इनकी ही लीडरशिप में एक होते हैं गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। ये टू सिसलीज यानी कि 2 सिसलीज की किंगडम होती है, साउथर्न इटली की तरफ ये मार्च करते हैं और फिर ये यहाँ पर जीत जाते हैं। और जीतने के बाद में यहाँ के जो पुअर फार्मर्स होते हैं, लोकल पीजेंट्स होते हैं, इनको स्पेनिश रूलर्स के थ्रू इनको दोबारा से जो है नेशनलिस्ट बना दिया जाता है। 1861 में जो विक्टर इमैनुअल कांट सेकंड होता है वो अपने आप को यूनिफाइड इटली यानी कि यूनाइटेड इटली जिसमें 7 स्टेट्स यूनाइटेड हो जाते हैं इनका राजा घोषित
कर देता है अपने आप को, ये बनता है विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब ऐसे ही ब्रिटेन का केस भी ले लिया जाए कि ब्रिटेन में भी जो है नेशनलिज्म का आइडिया फॉलो किया गया। उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन होता है वो कई सारे इतने ग्रुप्स में डिवाइडेड ये भी होता है, जिसमें इंग्लिश होते हैं, वेलिश होते हैं, स्कॉट और आयरिश लोग होते हैं। इस समय 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट होती है, वो मोनार्की रिस्टोर करती है। लेकिन अगर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनियन, मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड 1707 में इनका एक यूनियन एक्ट पास होता है, जिससे क्या होता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इत्यादि को मिला लिया जाता है और यूनाइटेड किंगडम बना दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। अब उसके बाद क्या होता है कि जो स्कॉटलैंड में कैथोलिक क्लांस के लोग बहुत सारे होते हैं और स्कॉटिश जो होते हैं वो हाई होते हैं कैथोलिक में। अब कैथोलिक लोग जो होते हैं वो हमेशा जो दूसरे प्रोटेस्टेंट ग्रुप, यानी कि क्रिश्चियंस में दो ग्रुप थे ब्रिटेन में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक लोग जो होते हैं वो हमेशा प्रोटेस्टेंट के को तंग करते रहते थे, या कैसे लोग ही प्रोटेस्टेंट के ऊपर अपना आधिकारिक रूप से जमाव करते रहते थे। तो इस तरीके से आयरलैंड जो होता है वो बहुत सफ़र करता है इसी चीज़ को, और स्कॉटलैंड के लोग भी इसी चीज़ को सफ़र करते हैं कि वहाँ पर कैथोलिक लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, प्रोटेस्टेंट का हमेशा विरोध किया जाता है। आयरलैंड में क्या होता है कि जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो उभर के सामने आ जाते हैं और वो कैथोलिक कंट्री का डोमिनेंस वहाँ पे स्वीकार नहीं करते, और कैथोलिक लोग जो होते हैं वो ब्रिटिश डोमिनेंस के ऊपर रिवोल्ट के लिए भी बाद में तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से रिवोल्ट जो होता है कैथोलिक लोगों का, ये बाद में फेल होता है वोल्फ टोन की सहायता से जो किया जाता है, और यूनाइटेड आयरिशमैन, यानी कि आयरलैंड के जितने भी लोग होते हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं 1798 में। और ये 1801 में पूरा ब्रिटेन, जिसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, लंदन और कह सकते हैं आप ये वेल्स, ये सारे के सारे यूनाइटेड हो जाते हैं और एक ब्रिटिश नेशन के रूप में उभरता है। और ये प्रोपोगेट करता है इंग्लिश कल्चर को, जिसमें कि ब्रिटिश यूनियन का एक फ्लैग होता है जिसको यूनियन जैक बोलते हैं, और इसका नेशनल एंथम है गॉड सेव अवर नोबल किंग। ये इनका नेशनल एंथम बनता है और इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया जाता है। अब बात आती है कि जो नेशनलिज्म का विज़न देखा जाए तो वो किस टाइप से हम देखते हैं। नेशनलिज्म का विज़न देखने के लिए क्या है कि नेशन एक स्टेट है, एक नेशन या स्टेट एक नेशन है। जैसे हमारी भारत माता होती है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, हर एक देश, यानी कि चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे स्कॉटलैंड, कोई भी आप देश ले लीजिए, ये लोग राष्ट्रवाद के रूप में जो राष्ट्र है उसको एक माता के रूप में दिखाते हैं। ऐसे ही जर्मन जो नेशन है वो अपनी माता के रूप में या राष्ट्र माता के रूप में जर्मेनिया को दिखाता है। तो एलिगोरी का मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसमें कि ये बताया गया है कि एक नेशन जो है, ये एक राष्ट्र जो है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु के रूप में दिखाया गया, उसको सिंबलाइज किया गया है। और वो ऐसा व्यक्ति या वस्तु है जिसमें कि ये नेशनलिज्म के आइडिया को, रिपब्लिक के आइडिया को, लिबरल के आइडिया को धारण करता है। इसमें देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाया गया, एक रेड कैप पहनी हुई है, ट्राई कलर कहते हैं, यह ट्राई कलर फ्लैग ले रखा है, कॉकेड है, स्टैचूज ऑफ मैरियानी, ये वहाँ की राजमाता है, जर्मनी की राजमाता है जर्मेनिया। और इनको कहा गया है कि यही जो है, जैसे हमारा भारत माता है वैसे ये जर्मन माता है, इसको बोला गया है जर्मेनिया। और ये नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी को दर्शाती है कि जर्मनी एक कंप्लीट एक यूनाइट कंट्री है, वो कई 7 स्टेट्स में नहीं बटा हुआ है, और सबकी एक राष्ट्रगान होगा, सभी का एक नेशनल एंथम होगा, और सभी का सिंबल जो होगा, कॉइन भी, करेंसी भी वहाँ की एक होगी, और साथ में जो है स्टैम्प्स वगैरह भी जो मार्किंग होंगे उस पर सब में मैरियानी की इनकी स्टैम्प लगी होगी। तो यही नेशन स्टेट को शो करता है, जिसका एक साइन सिंबल होगा, एक ही फ्लैग होगा, और उनके हर एक कॉइन पर, हर एक स्टैम्प पर वहाँ का जो नेशनल सिंबल होगा, या जैसे जर्मेनिया है जर्मनी में, तो ये इनका नेशनल सिंबल वहाँ पे दर्शाया जाएगा। इस तरीके से देखिए बच्चों, इसमें कॉइन्स पर भी देखिए इस तरीके से मैरियानी का चित्र दिखाया जाता है। अब आता है बात कि अगर मान लीजिए कोई जर्मनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि लेटी हुई जर्मेनिया माता है जो कि प्रॉब्लम में है। इससे ये शो होता है कि फॉलन जर्मेनिया, इसका मतलब है कि जर्मनी के ऊपर कोई ना कोई अटैक हुआ है, जर्मनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, और उसके अपनी रक्षा करने के लिए जर्मेनिया माता जो है कोई स्वार्ड लेकर के आई हुई है, और वो स्वार्ड लेकर के अपनी सुरक्षा जानती है कि कैसे की जाती है, और वो इस बात का प्रतीक है कि वो करेज और ब्रेवरी लोगों में जगाती है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि इस तरीके से नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो बहुत प्रोपोगेट होता है, और 1871 में एक बाल्कन रीजन होता है। बाल्कन रीजन में
बहुत सारे जो देश होते हैं जैसे कि रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मसिडोनिया, क्रोटिया, ब्रोसिनिया और हेज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, इतने सारी कंट्रीज छोटी छोटी मिला करके एक बड़ा सा रीजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं बाल्कन रीजन। और इसमें बाल्कन रीजन का बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो ओटोमन एम्पायर, जो बिस्मार्क था ओटोमन, वो जर्मनी का जो किंग था उसके अंडर में होते हैं। और इन लोगों को मिला करके स्लैव्स बोलते थे, स्लैव्स, SLAVS, स्लैव्स। और ये ओटोमन एम्पायर जो है ये रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग को इस बाल्कन के क्षेत्र में फैलाता है। और इसकी बात को लोग पहले तो सुनते नहीं लेकिन बाद में इस पे ध्यान देते हैं। और ओटोमन एम्पायर जब यहाँ आती है बाल्कन रीजन पे तो वो अपना आधिपत्य करती है, अधिकार करती है। उसके बाद में यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन भी करती है, इंटरनल कई सारे रिफॉर्म्स करती है। 1 by 1 यूरोपियन सब्जेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर वो लागू किए जाते हैं और नेशनलिस्ट के आइडिया को यहाँ पर भी बढ़ावा दिया जाता है। धीरे धीरे बाल्कन रीजन को ओटोमन एम्पायर जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में डिक्लेयर कर देता है, वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स देता है और फॉरेन पावर से सबजुगेट नहीं करता, बल्कि उनको जो वहाँ बाल्कन रीजन में भी क्या होता है कि बाल्कन के लोग जो होते हैं वो नेशनलिस्ट के आइडिया के लिए रेबेलियन, वो भी रेबल करते हैं। मगर इस रेबल में वो लोग आखिर लास्ट में जीतते हैं और ऑटोमन बिस्मार्क जो ऑटोमन एम्पायर थी वो ही इस बाल्कन रीजन पर उसका राज्य तो होता है लेकिन वो इसको इंडिपेंडेंट नेशन शो कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ने देखा कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये जितने भी क्या कहते हैं कंट्रीज थे, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है नेशनलिज्म के आइडिया को किस तरह फॉलो करते हैं। अपना एक उनका नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल कॉइन, नेशनल स्टैम्प होता है जिस पर ये लोग नेशनलिज्म के आइडिया को मानते हैं। और धीरे धीरे कई क्षेत्रों में ऐसा भी होता है, कई रीजन्स पर, कि जो नेशनलिस्ट का आइडिया है वो कई जगह जो लोग बहुत कट्टर होते हैं तो वो इम्पेरियलिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। इम्पेरियलिज्म का मतलब हुआ कि कट्टरवाद। कट्टरवाद का मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं वहाँ के वो अपनी आइडिया पे एक स्टेट रहेंगे और वो मॉडर्निज्म के आइडिया को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि बाद में रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी ये जब अपनी पावर को होल्ड करते हैं बाल्कन रीजन पर, तो फाइनली ये जो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती, सीरीज ऑफ वॉर इन दिस रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जब वर्ल्ड वॉर होती है तो यूरोप पर एक डिजास्टर भी आता है 1914 में, जिसमें नेशनलिज्म के साथ साथ इम्पेरियलिज्म के आइडिया को भी बहुत लोग प्रमोट करते हैं। और लेकिन यूरोपियन पावर्स जो है 19th सेंचुरी में कोलोनाइज्ड, यूरोपियन पावर में जैसे ब्रिटेन है उसने कई सारी कंट्रीज को कोलोनाइज किया होता है उस समय, तो वो इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करते हैं कि वो कहते हैं कि हम इस इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट को नहीं मानते और इसके खिलाफ एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलता है, जिससे कि नेशनलिस्ट का आइडिया फिर डेवलप हो जाता है और सभी लोगों के अंदर एक एसेंस जाता है कि हमें अपनी नेशन स्टेट्स को इंडिपेंडेंट करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, और करते भी हैं लोग। धीरे धीरे सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी ये बढ़ता चला जाता है और फिर उसके बाद में यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म नाउ नो वे रेप्लिकेटेड। अब यूरोप के लोग जो है नेशनलिज्म को भी प्रमोट करने लग गए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया नेशनलिज्म के आइडिया को और नेशन स्टेट बनाया। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, मतलब जो कुछ भी है वो नेचुरल और यूनिवर्सल और हर एक देश को आगे बढ़ने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है। टिल देन बाय।